दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं आज इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इतिहास की उत्पत्ति या इतिहास शब्द का क्या अर्थ होता है और इतिहास का जनक या मेगा भारतीय इतिहास के जनक किन्हें कहते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इतिहास किसे कहते हैं। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो संस्कृत भाषा के साहित्य से हुई, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही ऐसा था या ऐसा हुआ था। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा साहित्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही ऐसा था या ऐसा हुआ था। समझते हैं इतिहास का अध्ययन जो होता है। देखिए, अतीत का अध्ययन इतिहास का अध्ययन या फिर अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका नहीं, हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस ने ही लिखी है और उसमें इन्होंने इंडिया की चर्चा भी किए हैं। लेकिन भारतीय इतिहास के जनक हम लोग मेगास्थनीज को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इसने जो है इंडिया की चर्चा एक बेहतरीन तरीके से की, इसलिए हम मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहते हैं। लेकिन इतिहास का जनक हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास की परिभाषा, सबसे शॉर्ट परिभाषा जो होता है, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। हालांकि मुस्लिम इतिहासकार अब्दुल्ला का कहना है कि ऐतिहासिक विज्ञान है। देखिए, इतिहासकार जो है अब्दुल्ला का कहना है, ये मुस्लिम इतिहासकार थे और इनका कहना है कि इतिहास एक विज्ञान है। यह इतिहास की तुलना एक विज्ञान से किए हैं। हालांकि इतिहास अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। समझते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, यदि आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह से नहीं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक, इस तरह नहीं बांटा गया, बल्कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन, मध्य, आधुनिक, इस तरह नहीं बांटते हैं, बल्कि इसको प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए समझते हैं। देखिए, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक। दूसरा जो आता है हमारा आधि ऐतिहासिक काल आता है। आज तीसरा जो आता है वह ऐतिहासिक काल आता है। देखिए, ये हो गया हमारा इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। अब समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। देखिए, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय होता है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय होता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो होता है, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उसका अध्ययन पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। समझते हैं। आइए देखिए, प्रागैतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन इसका अध्ययन पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जो होता है, मानव पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन उस समय जो पढ़े गए लिपि थी उसे हम पढ़ नहीं सकते। उस समय जो लिखी गई लिपि थी उसे पढ़ नहीं सकते, लेकिन इस समय मानव जो पढ़ना लिखना जानते थे। हालांकि ये क्या है, लिखना, ये इस समय मानव पढ़ना लिखना जानते, यानी कि यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, पढ़ नहीं सकते। यहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। इस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। दूसरी चीज़ें आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना जानते थे। यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से ऐतिहासिक काल से जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसे हम लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन आधि ऐतिहासिक काल से जो है, जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उसे हम लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, जो भी लिपि थी उसे मिली है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। दूसरी चीज़ें, इसका भी अध्ययन हम पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं।
साक्ष्य के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। देखिए समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसका अध्ययन जो था हम उसके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल या पत्थर का समय, जब मानव के हथियार और औजार बड़े बड़े पत्थरों के हुआ करते थे, उसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन जब नवपाषाण काल के बाद जब तांबा की खोज हो जाती है तो उसे हम लोग ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो होता है आदि ऐतिहासिक काल में जो होता है, जैसे इसमें मानव पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन उस समय के मानव द्वारा जो लिखी गई लिपि थी उसे वर्तमान के इस मानव द्वारा जो पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ से क्या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उससे हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसका अध्ययन भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही करते थे। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता और हड़प्पा अंतर्गत आते हैं, जबकि इसमें पाषाण काल आते हैं। समझते हैं, आइए इसके पाषाण काल। जबकि आदि ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना, देखिए इसके जो अंतर्गत सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता, यहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें हम पढ़ नहीं सकते। हालांकि वहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। एक हड़प्पा आता है, हड़प्पा, यहाँ से दूसरी चीज़ जो आती है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उसे हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसके अंदर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल आता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। समझते हैं। देखिए एक बार हम आप लोगों को फिर से दोबारा बता रहे हैं। देखिए प्रागैतिहासिक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन हालांकि प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन जो था उसके मिलने वाले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। अभी हम पाषाण काल में जो भी चीज़ें होंगी बताएंगे सब। उसके बाद होता है आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन उस समय मानव द्वारा लिखी गई लिपि को हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहाँ से लिखी गई लिपि प्राप्त हुई थी। इसका अध्ययन में पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही करते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा, यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता से लिखित साक्ष्य प्राप्त, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। जो लिपि थी उसे हम पढ़ नहीं सकते। हालांकि ऐतिहासिक काल में जो होता है यहाँ से मानव पढ़ना लिखना जानता था और पढ़ सकते हैं। इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक ये चीज़ें आती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बताएंगे पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, पाषाण काल कब से और कब से चला, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल समझते हैं। देखिए पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। जब तांबे की खोज होती है तो उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। हालांकि इस तरह 4 भागों में हो जाएगा, लेकिन 3 ही भाग में बांटा गया था। दूसरे पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर। जब मानव के हथियार और औजार पत्थरों के हुआ करते थे उन्हीं को हम लोग पाषाण काल कहते थे। इस समय मानव जो होता है, देखिए सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव अफ्रीका महाद्वीप में रहते थे। किस महाद्वीप में रहते थे? अफ्रीका महाद्वीप में रहते थे। इस समय मानव जो केवल एक कार्य करते थे, आखेटक। आखेटक मीन्स होता है शिकार। ये केवल शिकार करते थे। और इस समय के मानव को हम लोग खानाबदोश मानव कहते थे। खानाबदोश मानव इसलिए कहते थे क्योंकि इनके जीवन का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता उसे हम लोग खानाबदोश मानव कहते हैं। हालांकि इसे खाद्य संग्रहालय भी कहा जाता है। इस समय मानव जो अफ्रीका महाद्वीप में रहते, अब रहते कहाँ थे? तो अफ्रीका महाद्वीप में रहते थे। और इस समय के मानव जो था केवल आखेटक का कार्य करते थे। सिर्फ एक ही काम करते थे, वह केवल शिकार का कार्य करते। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप, पूरा पाषाण काल में मानव जो था सबसे पहले कहाँ रहते थे? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। इस समय मानव को हम लोग खानाबदोश मानव कहते हैं। खानाबदोश मानव कहते हैं। दूसरी चीज़, इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। आगे की खोज। दूसरी चीज़ें आते हैं ये पूरा पाषाण काल जो था कब से कब चला, समझते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल कब से कब चला? यह जो था 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व यानी कि BC तक चला। 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 BC ईसा पूर्व तक चला। तो पूरा पाषाण काल कब से कब चला? तो 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय जो तो मानव अफ्रीका महाद्वीप में रहते थे। इस समय मानव को हम लोग खानाबदोश मानव कहते थे। दूसरी चीज़, इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आगे की खोज, और यह केवल एक कार्य करते। इस समय के मानव केवल एक कार्य करते थे, सिर्फ आखेटक का कार्य करते थे।
आखेटा का कार्य करते हैं। देखिए ये था हमारा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथ काल कहते थे। क्यों? देखिए पूरा पाषाण काल के समय जब मानव का हथियार ये बड़े और बहुत विशाल हुआ करते थे और वो पत्थरों के हुआ करते थे, लेकिन जब मध्य पाषाण काल आता है ये थोड़ा सा विकसित होते हैं। इस समय के मानव थोड़ा सा विकसित होते हैं तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के मानव थोड़ा सा विकसित होते, इस काल को हम लोग माइक्रोलिथ काल कहते हैं। माइक्रोलिथ काल कहते थे। इस समय मानव जो होता है देखिए पूरा पाषाण काल में जो होता है मानव किस महाद्वीप में रहते थे? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव एशिया महाद्वीप की ओर आने लगे और एशिया महाद्वीप में रहने लगे। दूसरी चीज़ें आते हैं इस काल, देखिए यहाँ से जो होता है मानव पशुपालन और कृषि करना प्रारंभ किया था। मध्य पाषाण काल से मानव पशुपालन यह जो होता है इसका सबसे पहला साक्ष्य जो होता है महदहा से प्राप्त हुआ था, जो कि एमपी में है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से पड़ा? महदहा से। यहाँ से जो होता है मानव का सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला था आदमगढ़ एमपी से। दूसरी चीज़ें समझते हैं यहाँ से जो होता है कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जो कि किरथर और सुलेमान पहाड़ी के दो पहाड़ियों के बीच में जो पाकिस्तान में है मेहरगढ़, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हालांकि ये हो गया। दूसरी चीज़ समझते हैं यहाँ से कृषि के साक्ष्य भी मिले थे। कृषि के साक्ष्य भी मिले थे। ये था हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण। नवपाषाण काल में इसमें आविष्कार हुआ था पहिए का, और दूसरी चीज़ें जो मन का क्या होता है, ये चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बता दे रहे हैं। देखिए नवपाषाण काल क्या होता है? नवपाषाण काल जो होता है यह 5000 ईसा पूर्व से 5000 BC से 3000 ईसा पूर्व तक चला। तो नवपाषाण काल कब से चला? तो 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से। इस समय मानव जो होता है कृषि करना पूरा एक व्यवस्थित ढंग से कृषि करना प्रारंभ किया, पशुपालन भी करना प्रारंभ किया। इस समय मानव जो होता है सबसे पहले किस पशु का पालन किया था? यहाँ से सबसे पहले इसने जो था कुत्ता का पालन किया। दूसरी चीज़ें यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के साक्ष्य मिलते थे। इस समय जो था मानव जो था जब कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और दूसरी चीज़ें कृषि जब यहाँ जो है कृषि की गई थी, वहाँ कृषि को जैसे अनाज को किसी न किसी पात्र में रखा जाएगा, तो यहाँ से मनका मिला था। मनका में जिसे कहते हैं मृत भांडे। इस नवपाषाण काल को हम लोग जो होता है मेगालिथ काल भी कहते हैं। मेगालिथ काल भी कहते थे। यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और जो है इस समय जो होता है कुत्ते का यानी कि इन्होंने सबसे पहले किसका आविष्कार किया था? यहाँ से पहिए का भी आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था कहाँ? नवपाषाण काल में। इसके बाद जो होता है जब तांबे की खोज होती है उसी को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। हालांकि नवपाषाण काल जो था 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक चला। 3000 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद जो होता है अब देखिए जो है ताम्रपाषाण काल क्या होता है। ताम्रपाषाण काल क्या होता है? तो ताम्रपाषाण काल को हम लोग चिल्कोलिथ भी कहते हैं। चिल्कोलिथ काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो तांबे की खोज हुई थी। तांबा की खोज हुई थी, इसलिए इसे हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं, और या फिर चिल्कोलिथ काल भी कहते हैं। हालांकि ये एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए नवपाषाण काल को हम लोग मेगालिथ काल कहते हैं, और मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल जो होता है 12000 ईसा पूर्व से यह चला 5000 ईसा पूर्व तक। 5000 ईसा पूर्व तक यहाँ पर के लगा दें कि एक मतलब 1000। तो 5000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व पे नवपाषाण काल चला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कृषि जो गेहूं की कृषि, चावल की कृषि और जौ की कृषि कहाँ हुई थी, ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।